हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय झा जागृति चैनल के माध्यम से आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ बात करना चाहूँगा। मैं बहुत बड़ा संपादक नहीं हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो एक संगीतज्ञ हूँ, परंतु समाज के प्रति हर तरह की जो बातें होती है, जो घटनाएं होती है, उसके प्रति एक जवाबदेही मेरी भी बनती है। ऐसा लगता है जैसे मैं भी कुछ बोलूं, या ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग सही बातों को देख नहीं पाते, सही चीजों को देख नहीं पाते। और मैं अपने सभी जानने वालों से, मेरे शुभ चिंतकों से, जो मुझे प्यार करते हैं, एक संगीतज्ञ के रूप में भी, एक सिंगर के रूप में भी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जागृति चैनल को केवल सब्सक्राइब ना करें, बल्कि सब्सक्राइब करके इसके एपिसोड्स को आप अधिक से अधिक शेयर करें। लेकिन अंतर मन में एक दुख भी है कि हमारे समाज की जो स्थिति है वो ऐसी है, जो अगर कोई वीडियो गंदगी के साथ बनाया गया है, या ऐसे कह लें खुले शब्दों में गंदे वीडियो अगर डाले गए हैं, तो हमारे समाज में अधिक युवा, अधिक बुजुर्ग लोग, अधिक लोग उन वीडियो से प्रभावित होते हैं और उन वीडियो को देखते हैं। लेकिन मैं देखा हूं बहुत सारे हमारे जो ऐसे कह लें कि समाज सुधारक के रूप में हैं, उनके वीडियोस को मैं देखता हूं कि आप लोग ना तो शेयर करते हैं और ना ही देखते हैं। फेसबुक पर आता है, यूट्यूब पर आया हुआ है, बस वो यूं ही आता है और वो चैनल के अंदर ही, इंटरनेट के अंदर ही वो सीमित होकर के रह जाता है। लेकिन वायरल कौन सा वीडियो होता है? तो जिसमें कुछ ना कुछ नंगापन है, जिसमें कुछ ना कुछ मार धाड़ है। लेकिन समाज सुधारने की जो बातें होती हैं, बहुत सारे हमारे समाज सुधारक हैं जो जगह जगह मीटिंग करते हैं, सेमिनार्स करते हैं और लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं उनके खुद के राइट्स के लिए, उनके खुद के सुधार के लिए, उनके जीवन में किस तरह से उन्नति हो, इन बातों को वो प्रचार करते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके वीडियोस को मैं देखता हूं कि आप ना तो सब्सक्राइब करते हैं उनके चैनल को, ना उन्हें आप शेयर करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आपके अंदर एक अच्छे विचार हैं और आप उन अच्छे विचारों को आज के डिजिटल मीडिया के आधार पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है, अगर आप उस पर रखते हैं या फेसबुक पर रखते हैं या व्हाट्सएप पर देते हैं और लोग आपके विचारों को शेयर ना करें, बस केवल अच्छे अच्छे कमेंट लिख दें कुछ लोग, और यहां तक कि कुछ लोग व्यू भी ना करें, 2-4 व्यू हो जाए, 2-4-10 कमेंट हो जाए आपको, तो क्या इससे हमारा समाज सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। और मैं लोगों की मानसिकता को हर हमेशा अध्ययन करता हूं, हर हमेशा, बस में जाते हुए, ट्रेन में जाते हुए, बाहर कभी भी यात्रा करता हूं तो हर जगह देखता हूं। आप अपने इन मानसिकता से बाहर निकलें। जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक, अगर आप मेरे विचार के बारे में अगर ये कह भी देते हैं कि अजय जी आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका फायदा बिल्कुल नहीं होगा अगर आप उसे शेयर ना करें।
डॉक्टर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी दवाई लिखा हो, लेकिन आप उस दवाई को खाएं नहीं, उस दवाई के खाने पर जो परहेज होना चाहिए वो परहेज आप ना करें, तो क्या आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। इसीलिए आपकी मानसिकता मैं समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, और जो विचार मेरे मन में उठता है, मैं जो विचार रखता हूं, उन विचारों को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले जो भी विचार मैं रखता हूं। अगर आपको विचार पसंद नहीं है तो आप शेयर ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कोई विचार शायद नहीं रखूंगा जो आपको पसंद ना हो, क्योंकि वही विचार मैं रखता हूं जो आपके साथ गुजरता है, आप बोलते हैं, आप हर जगह मैं सुनता हूं, उन्हीं विचारों को रखता हूं। बस विचारों को मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं अभिव्यक्ति कर सकता हूं, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हूं, आपसे जुड़ा हुआ हूं, संगीत के माध्यम से, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल के माध्यम से, संगीत साधना केंद्र के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि मैं विचारों को बहुत लोगों तक फैला सकता हूं, रख सकता हूं। इसीलिए आप मेरा सहयोग करें, और आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। यह मैं केवल आपके सब्सक्राइब और व्यूज के लिए नहीं कह रहा हूं, इस चैनल का, स्पेशली जागृति चैनल के लिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि समाज में सुधार हो। आइए आज के विषय पर मैं पहुंचता हूं। आज मैं जो विचार रखने जा रहा हूं, ये डायरेक्ट मैं चाहता हूं कि ये हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने को आए, वो सुन सके मेरे इन विचारों को। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बहुत अच्छा समर्थक हूं भाजपा का, और स्पेशली मैं तब से और भी बड़ा समर्थक हो गया हूं जब से आप प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हूं। क्योंकि बहुत पहले मैं बोला करता था, आपस में जब बातें होती थी, तो मैं पॉलिटिकल साइंस था मेरा सब्जेक्ट, तो उस समय से ही पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब था मेरा, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था। लेकिन पॉलिटिशियन के बीच में गंदगी देखकर और पॉलिटिक्स को इतना मतलब गंदला देख करके मैं नहीं जा पाया। हर हमेशा लोगों से जब विचार होता था, जब मैं खुद में विचार करता था, तो ऐसा लगता था जैसे कि पॉलिटिक्स जो है वो एक कीचड़ है जहां अच्छे लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी, मैं जब आपको सुना, आपको देखा, आपके कुछ विचारों को सुना, आपके वो विचार जब आप मंच पर खड़े होकर के कभी लोगों को यह समझाए थे कि मैं तो योगी हूं, मैं तो फकीर हूं, अगर याद हो आपको अपने शब्द, तो आपने कहा था कि मैं फकीर हूं, ना किसी को खाने दूंगा, ना खुद खाऊंगा, हर हमेशा झोली मेरे साथ है, फकीर हूं, अगर जरा भी लगा मुझे तो मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, मेरा ना घर बार है, ना परिवार है, ना कुछ है। परिवार हो कोई बात नहीं है, लेकिन फकीर का विचार होना, फकीर की मानसिकता होना एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। मोदी साहब, फकीर होने का मतलब है जो दूसरे के लिए जी सकता है, जो दूसरे को बढ़ा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीजों में मैं जब वो देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद आप उन बातों को या तो देख नहीं पाते हैं, और या देखते हैं तो नजरअंदाज करते हैं। तो मोदी जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं समाज को बहुत ही गहरे दृष्टिकोण से देखता हूं। अभी भी मेरे अंदर वो
पॉलिटिशियन जिंदा है। पॉलिटिशियन मैं बनूं या ना बनूं, ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर आपको कोई सही सलाह देने वाला ना हो तो आप मुझे सलाह देने के लिए रख लीजिए प्लीज। मैं आपको दिखा सकता हूं कि समाज में लोग आपको किस तरह भगवान की तरह समझते हैं, लेकिन आप यह समझ करके ना बैठे कि आप सब दिन भगवान की तरह समझे जाएंगे। नाम कमाने के लिए हजारों सेक्रीफाइस की जरूरत होती है, हजारों त्याग की जरूरत होती है मोदी जी, लेकिन बदनाम होने के लिए केवल एक ही बुराई काफी हो जाता है। एक दिन में लोग सर से उतार कर पैर में कुचल डालते हैं। लोगों की फितरत ऐसी होती है। आप हजार अच्छे काम करेंगे, लेकिन अगर एक भी गलती अगर समाज में आपके द्वारा किया गया और आपके द्वारा देखा गया तो वो गलती फिर माफ नहीं हो पाती है मोदी साहब। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर कहीं जगह हो तो मुझे आप सलाहकार बना लें। मैं आपको समाज के एक एक जगह, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। मैं भरपेट भोजन के लिए संगीत का काम करता हूं, म्यूजिशियन हूं, और मैं भी फकीर हूं अपने दिमाग से। भरपेट भोजन खाने के लिए मैं कहीं भी कमा लेता हूं, लोगों में बड़ी शाख है, लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे, और भरपेट भोजन के लिए मेरे पास 2-4-10 स्टूडेंट्स होते हैं जिसके द्वारा मैं भरपेट भोजन खाता हूं, और उससे अधिक मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मृत्यु राजा हो या रंक हो, सबको तो आनी होती है। चाहे आप पूरे दुनिया में अपना धन दौलत बना लें, अपनी प्रॉपर्टी बना लें, चाहे आप लंका, पूरे सोने की लंका ही क्यों ना बना लें, मरना तो पड़ेगा ही, सब कुछ छोड़कर जाना तो पड़ेगा ही। तो आपके विचारों से, आपके कुछ किए हुए कामों से भी मैं बहुत प्रभावित हूं मोदी जी। लेकिन इन दिनों जब मैं देखा कि ये मजदूर वर्ग जब हर राज्य से भटकता हुआ अपने घर गया, पैदल 1500 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर पैदल चल करके घर गया, उनके लिए बस का इंतजाम नहीं हो पाया, सही तरीके से काम नहीं हो पाया, तो अच्छा नहीं लगा। इससे पहले जब शाहीन बाग हो रही थी, खड़ी थी, उस समय शाहीन बाग के जो मुसलमान भाई थे, मैं ये समझता हूं कि मुसलमान भाई लोग भी आपको बड़े ही वर्चस्व से और बड़े ही प्यार से आपको नेता चुना था इस बार, और उनके अंदर भी आशा थी, क्योंकि जब जनता किसी को भी नेता चुनता है तो उसे वो अपने पिता की तरह समझता है, अपने गार्जियन की तरह समझता है। और गार्जियन का जो फर्ज होता है मोदी साहब, वो ये होता है कि अगर बच्चे को कोई भी परेशानी है तो कम से कम उससे बात तो करे। लेकिन मैं देखा कि शाहीन बाग होता रहा, वहां गंदगी होती रही, वहां भारत के विरोध में नारे लगते रहे, और बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते रहे मीडिया से कि एक बार नरेंद्र मोदी जी आ जाते या अमित शाह जी एक बार आ जाते यहां पर और हम लोगों से एक बार बात करते और हमें समझा देते कि जिसके विरोध में हम लोग यहां बैठे हैं या खड़े हैं, तो हम लोग ये विरोध छोड़ देते और बहुत ही अच्छा होता। आप अगर अभिभावक हैं, आप गार्जियन हैं, तो आपसे कुछ बात तो करना बनता है लोगों का। जो लोग आपको इतने अच्छे से चुन करके नेता बनाया, उसकी आशा तो कुछ होती है। आपकी रैली दिल्ली में निकलती रही, जगह जगह आप भी आए, मोदी जी, अमित शाह जी भी आए, योगी जी भी आए, सारे धुरंधर जितने भी भाजपा के बड़े, मैं समझता हूं कि बड़े समझदार और बड़े दिग्गज के नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं,
सभी लोग मैदान में आए थे दिल्ली की रैली में, लेकिन आप एक बार शाहीन बाग जाकर के लोगों को समझा नहीं पाए। ये ये मेरे अपने विचार हैं, व्यक्तिगत विचार हैं। आप एक बार जाकर के वहां उन लोगों को समझा नहीं पाए, ये गलत था मेरे विचार से। मालूम नहीं आप वहां क्यों नहीं गए, आपके सलाहकार या आपकी सिक्योरिटी जो है वो आपको रोकती रही या सलाह देती रही नहीं जाने के लिए, मैं नहीं जानता। लेकिन एक आम आदमी होने के हिसाब से मैं समझता हूं कि वो सही नहीं था। अगर मुझे कोई नेता चुनता है, कोई अभिभावक की तरह देखता है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें जाकर के समझाऊं कि आप लोग जिस विरोध में बैठे हो वो सही नहीं है। और आप कई एक बार भाषण में जगह जगह बोलते रहे कि ये जो आप सब लोग विरोध कर रहे हैं ये विरोध गलत है, क्योंकि जिस नागरिकता कानून की बात लेकर के वो चल रहे थे वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तो था ही नहीं, तो उनको इससे परेशानी नहीं होनी है। अगर ये सत्य था, अगर यही सही है, तो आप एक बार आकर के उन लोगों को समझा दिए होते। लोग, अगर आप एक बार, मोदी जी मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अपने चाहने वालों को एक बार प्यार से मिल लेते हैं तो आपको पता नहीं है वो जिंदगी भर के लिए आपका मुरीद हो जाता है। किसी के लिए भी, बड़े बड़े जो हमारे नामवर लोग हैं उनको कोई अगर बहुत प्यार करता है, उसे भगवान की तरह पूजता है, तो उन्हें आशा होती है कि अगर बाय द वे कभी वो मिले उनसे तो उन्हें लगता है जैसे कि उन्हें भगवान मिल गया। तो मैं समझता हूं कि अगर आप उनसे मिलते तो वो सभी मुरीद हो जाते, कोई विरोध नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि जो भारत के विरोध में नारे लगाने वाले हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो टेररिस्ट फैलाने वाले लोग हैं, वो तब भी आपके विरोध में नहीं बोलते या भारत के विरोध में नहीं बोलते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी सजा तो तय है, उसे तो सजा दी ही जा सकती थी। तब तो हमारे सभी मुसलमान भाई जो वहां पर नारे लगा रहे थे, उन लोगों के बातों में अपनी आवाज मिला रहे थे, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे, वो लोग भी आपके मुरीद हो जाते, क्योंकि आपका पावर अधिक है, आपके बातों में एक शक्ति है, लोग आपके बातों को प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको, मैं समझता हूं कि वो विरोध छोड़ करके सब कुछ ठीक हो जाता। और दिल्ली में जो दंगे हुए, जो मुसलमान और हिंदू मारे गए, वो दंगा नहीं हुआ होता। और एक बैर की जो भावना है, जो कि बहुत दिनों से कमजोर पड़ा हुआ था, वो इस तरह बढ़ नहीं जाता। तो ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, मोदी जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आप बहुत ही अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ चीजों को जब आप नजरअंदाज करते हैं तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और मैं, हाल फिलहाल की बात है, अधिक दिन की बात नहीं है, जब चुनाव हुआ था 2014 में, 2014 में जो चुनाव हुआ था जिसमें आप विजयी हुए, उससे कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति अखिलेश सिंह, जो सपा के मुखिया हैं, मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं, उस समय बड़े अच्छे से वहां मुख्यमंत्री हुए और बहुत अच्छे से अपना शासन चलाना शुरू किए थे। तो जब वो कुछ गलत बात स्टेटमेंट दिए थे स्टेज पर, मंच पर, और लोगों से कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, तो उनके एक चाटुकार, उनके एक बड़े ही नजदीक के व्यक्ति से मेरी बात हुई थी। वो मुझसे जुड़ गए थे किसी तरह, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नाम YouTube पर है और Facebook पर भी मैं हूं, तो कुछ लोग मुझसे जुड़ गए थे। तो उसमें एक व्यक्ति थे जो अखिलेश सिंह के बड़े ही नजदीक के थे। वो जब मुझसे बात किए थे तो मैं उनको बोला था कि आप अगर उनके नजदीक हैं तो अखिलेश सिंह जी से एक बात बताइएगा
कि उनकी जो कुछ नीतियां हैं, मैं अखिलेश सिंह जी को बहुत पसंद करता हूं। कहने का मतलब मुझे अच्छा लगा अखिलेश सिंह एक यंग व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना। डजंट मैटर वो सपा के थे या बसपा के थे या भाजपा के थे और कांग्रेस के थे, मतलब इससे नहीं था। मतलब था अखिलेश सिंह एक युवा नेता थे, तो वो अपने विचारों को देश हित में अगर रखते, राष्ट्र हित में अगर बात करते, तो मैं उनको निश्चित रूप से अच्छा कहता। मैं उस व्यक्ति से बोला था कि आप अखिलेश सिंह जी को बोल दो ना, 2014 चुनाव जो है, इलेक्शन बहुत दिन नहीं है, और अखिलेश सिंह जी अगर इसी तरह बात करते रहे तो अखिलेश सिंह जी का नामो निशान मिट जाएगा अगले चुनाव में। और ऐसा ही हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से हुआ। राष्ट्र हित बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे गरीब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए। हम हजारों में, लाखों में, करोड़ों में खेलते रहते हैं, और हमारे गरीब व्यक्ति जो हैं, गरीब लोग जो हैं, वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए भूख से मर जाते हैं। ये सब बातें बहुत ही कष्टप्रद है। मोदी जी, आप कहते हैं, आप बहुत कुछ ऐसा कहे थे, मैंने सुना भी था कि आप बोले थे कि हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया या 15,000 रुपया करके आएगा कुछ काला धन आने के बाद। और सुना कि काला धन भी बहुत सारा आया, लेकिन कहीं 15,000 या 15 लाख पहुंचा नहीं। लेकिन और भी बहुत सारे आप योजना निकाले जिससे कि लोगों को बहुत लाभ हुआ। लेकिन अभी भी मैं ग्राउंड की बात करता हूं, मैं फ्लोर पे, फर्श पे काम करता हूं, मैं जमीनी तौर पर बात करता हूं। मोदी जी, जमीनी तौर पर अभी भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको खाने तक के लिए खाना नहीं है, और वहां का सरपंच, वहां का मुखिया, वहां का जो नेता है, वहां का जो आप एमएलए है, एमपी है, वो बैठ करके खाता जा रहा है। जितने पैसा जाता है केंद्र से, उसमें से मालूम नहीं, सुनने में तो ऐसा भी आता है कि पहले केंद्र में ही 70%, 80% पैसा दब जाता है, और जो 30% पैसा वहां पहुंचता है उसमें से वो 70% खा जाता है, और उनके पास बहुत कम पैसा पहुंचता है। मुझे याद है एक चीज, राजीव गांधी जी के एक भाषण राजीव गांधी जी दिए थे, जो कि मेरे कान में आज तक गूंजता है। वो बोले थे कि जब हम 100 रुपया किसी के लिए भेजते हैं तो वो घटते 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 व्यक्ति तक पहुंचते हुए केवल 10 पैसा बच जाता है। मोदी जी, आपने तो वादा किया था कि पैसा कभी भी बीच वाले के साथ नहीं जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिजली की बातें हुई, बिजली हर गांव में पहुंचाया गया, 1800 या कितने गांव की बात किया गया कि वहां पहुंचा दिया गया बिजली। लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव हैं मोदी जी जहां पर बिजली का खंभा लगा हुआ है, तार नहीं टंगा है। बिजली जाने का मतलब खंभा लगना तो नहीं है, बिजली जाने का मतलब केवल तार टंगना तो नहीं है। बिजली जाने का मतलब बिजली जाने से है। शौचालय की बात की गई, बहुत जगह जितने भाषण दिए जाते हैं, जितने प्रभाव से यह कहा जाता है कि हमने समाज में इतना काम कर दिया, मोदी जी जमीनी सतह पर, जमीनी तौर पर अगर मैं बोलूं तो उतना परसेंटेज नहीं पहुंच रहा है। मोदी जी, आप कौन सा पैसा खा रहे हैं? आपको कौन सा पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए? आप तो बोलते हैं कि आप फकीर हैं, तो मोदी जी कम से कम आगे तो देखिए कि आपके नेता क्या कर रहे हैं। ये तो एक किसी योजना को कहां तक कारगर किया जा रहा है समाज में, ये बातें हुई। मैं एक और बहुत ही सीरियस बात पर आ रहा हूं मोदी जी, और मैं आपको इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप एक समझदारी से सोच पाते हैं। सोचिए, एक बड़ा ही आध्यात्मिक बात मैं बताता हूं। आप कितने दिन रहेंगे?
आप कितने दिन तक शासन करेंगे? सोचिए, हमें एक दिन जाना होता है मोदी साहब, हमें एक दिन जाना है। अगर आप अपने नाम को अमर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज आप में देखा और मैं अपने परिवार में यह बात भी करता रहता था कि मोदी जी अपना नाम अमर कर जाएंगे, ये ऐसा ऐसा काम कर जाएंगे जो लोग इनको सैकड़ों वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे महात्मा गांधी को कभी भूल नहीं पाएगा दुनिया, पूरे दुनिया में महात्मा गांधी को कभी कोई भूल नहीं सकता। एक धोती और एक लाठी के बल पर जितना भी काम किए। बहुत सारे लोग हैं जो उग्र तरीके के हैं, मैं भी उग्र हूं, कोई शक नहीं, मैं भी उस तरह से सोचता हूं, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे उग्र लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी के अहिंसावादी होने से आजादी नहीं मिली है। मैं समझ सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ठीक है, उनसे आजादी नहीं मिली, लेकिन यह तो मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता कि महात्मा गांधी जी का योगदान जो है आजादी में, वो कम से कम 70-80% रहा होगा, कम से कम 70-80% रहा होगा। 100% ना हो सकता है उग्रवादी विचारों का भी प्रभाव रहा हो जिससे अंग्रेज डरे हों, यह भी हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी जी के अहिंसावादी होने का प्रभाव नहीं पड़ा था, इसे तो नकार नहीं सकते हम, यह तो हम विश्वास नहीं कर सकते। 70-80%, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ जो भारत की जनता जुड़ी थी वो ऐसे जन सैलाब की तरह होती थी जो लगता था जैसे पूरे दुनिया में केवल आदमी ही आदमी है। तो जन सैलाब में कोई काम करने वाला हो या ना हो, लेकिन अगर किसी के साथ भीड़ चलती है तो उसका बल खुद ही बहुत बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह मोदी जी, आपके साथ भी जन सैलाब चला है, लेकिन आप अपने इन चाटुकारों से थोड़े से सावधान हो जाएं। मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहूंगा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, परंतु इसमें चाहे पैसा के कारण, चाहे गुंडागर्दी के कारण, चाहे बल के कारण, चाहे जो भी कारण आप लें, भाजपा में बहुत अधिक प्रतिशत में ऐसे नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। कई एक हैं जिन पर रेप केस है, जिन पर हत्या का मामला है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और तो उनको देखना, उनको निकालना, यह सब तो आपका काम है मोदी जी। हम आम जनता तो जब इलेक्शन आएगा तो विचार करेंगे, उस समय आपकी किस तरह की हवा बहती है उसके आधार पर वोट पता चलेगा कि वोट किधर जा रहा है। लेकिन आज के समय में मैं इतना जरूर कह सकता हूं मोदी जी कि अगर आप जिस तरह से अभी चल रहे हैं, अगर इस तरह से चलेंगे तो जिस तरह आप एक हवा की तरह आए, ठीक उसी हवा की तरह आप निकल भी जाएंगे, क्योंकि आपकी शक्ति एक एक जनता है, और जनता की शक्ति बहुत ही मजबूत होती है। अगर जनता पलट गई तो मोदी जी कुछ भी नहीं रह जाएगा आपका। भाजपा पार्टी आई थी जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय भी हमारे अंदर में बड़ा जोश आया था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जो विचार था बहुत ही प्रभावी था उनके विचार, और उनका भी मानना यही था कि हम जब नेता बनते हैं तो हमें दूसरे के लिए जीना चाहिए, अपने लिए नहीं जीना चाहिए। क्योंकि उनका भी एक भाषण मुझे याद है, जब वो पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे, दूसरे नेता को बोल रहे थे कि भाई तुम भ्रष्ट हो रहे हो,
करप्शन करते हो, कितना करप्शन करोगे? कितने, क्या तुम रुपए को खाओगे? खाओगे तो धन खाना ही, और कितना खाना खाओगे? तो भ्रष्टाचार का भी कोई अंत होता है। इतने पैसे मिलते हैं इन पार्लियामेंट मेंबर्स को, उसके बाद भी हर दिन हर समय केवल भ्रष्टाचार में ये लोग संलग्न हैं। जिस नेता को 5 साल पहले मैं देखा हूं झोला लेकर के घूमते हुए, अगर वो नेता बन जाता है तो 5 साल के अंदर वो उस इलाके का बहुत बड़ा सेठ हो जाता है। क्यों मोदी जी, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके विरोध में क्यों नहीं कोई काम होता है? लेकिन जो फकीर है वो फकीर की तरह ही रहता है। जैसे कि आपके इस झोंके में, आपके नाम के लहर में अभी नारंग जी आए थे उड़ीसा से। मैं समझता हूं वो नारंग जी कभी भी सेठ नहीं हो पाएंगे, चाहे वो जितने दिन भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह जाएं, क्योंकि वो उसी विचार से जीते हैं और उसी तरह वो लोगों के लिए जीते रहेंगे। और उड़ीसा के लोगों को मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर जिताना है तो नारंग जी को ही जिताना, वो चाहे किसी पार्टी से हो, वो नेता बहुत अच्छे हैं। अगर वो कुछ भी काम करेंगे तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। नेता उसको कहते हैं, नेता का अर्थ ही है जो समाज का सेवक है। समाज उसको प्रतिनिधि के रूप में चुन करके लाता है ताकि वो उसके लिए काम करे। लेकिन आज के नेता की हालत ऐसी है कि वो नेता बनता ही है सब पर राज करने के लिए, सारी जनता के ऊपर उठ जाने के लिए। जनता भूख से मरती रहती है लेकिन नेता का घर भरता रहता है। मोदी जी लगाम लगाएं इस सब पर, और आप अपने पार्टी में स्वच्छता बढ़ाएं। और ये जो नेता, भ्रष्ट नेता भाजपा में है, मैं भाजपा को पसंद अगर करता हूं और मैं समर्थन करता हूं भाजपा का, तो केवल इसलिए कि भाजपा के कुछ विचार राष्ट्रवादी विचार हैं, और कुछ लोग भाजपा में ऐसे भी हैं जो बड़े ही विद्वान हैं। और विद्वान जो होते हैं वही समाज के बारे में कुछ सोच सकते हैं। मेरे विचार से भाजपा में अभी भी बहुत सारे विद्वान हैं जो दूसरे पार्टी को नसीब नहीं है, दूसरे पार्टी में नहीं है। इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगा मोदी जी कि इन सब बातों को सुधार करें। रेप की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई लगाम नहीं है। उसके लिए आप एक बार भी बोलते तक नहीं है। ये बड़ा ही मुझे इनसेंसिटिव लगा कि जब एक महिला उत्तर प्रदेश में अपने बलात्कार की बात करती है तो वहां के बड़े ही नामवर नेता कहते हैं कि अरे झूठ मत बोलो, भागो यहां से। कौन जो है सो 3 बच्चे की मां को रेप करने जाता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। योगी जी की एक बात मुझे याद है, जब वो अभिभावक, वो महिलाएं, वो पिता जब उनके सामने आवाज लगाने के लिए आए थे, जिनके बच्चे ट्रेन के नीचे मारे गए, गेट को पार करते हुए ट्रेन से दब गए थे और मर गए थे बहुत सारे बच्चे, वो अभिभावक जब आकर के उनसे बात किए थे तो योगी जी की एक बात मुझे बहुत ही मतलब दुख पहुंचाया था। वो बोले थे कि चलो भागो यहां से, कुछ ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा सबको। कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग योगी जी किए थे। मैं योगी जी से प्रश्न करूंगा, योगी जी आप क्या लेकर के जाओगे? आप किस वंश को चलाने की बात करते हैं? आप तो योगी हैं। नरेंद्र जी तो कहते हैं कि वो फकीर हैं, लेकिन आप तो वास्तव में फकीर हैं। तो आपका जीना और आपकी भाषा और आपकी जो संवेदना है वो तो दुखियों के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए योगी जी। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग आप कैसे कर लेते हैं? कृपया इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। और मैं
ये भी कहूंगा कि योगी जी आप एक बहुत अच्छे नेता के रूप में हमें मिले हैं, और यूपी के जनता को मैं बोलूंगा कि योगी जी को निश्चित रूप से जिताते रहें, और मैं ये निस्संदेह कह सकता हूं कि यूपी का बहुत कल्याण होगा अगर योगी जी वहां पर बने रहे। भाजपा का जीतना न जीतना ये सारी बातें आपके विचारों पर, आपके बातों पर, भाषण पर निर्भर करता है, और जो काम होता है जमीनी सतह पर उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए इन बातों को सुधारने की जरूरत है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपने पार्टी से इन गंदे छवियों के लोगों को बाहर निकालना। बहुत सारे विद्वान लोग बाहर पड़े हुए हैं जो नेता बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नेता बनने के लिए करोड़ों रुपए मांगते हैं, अगर करोड़ों रुपए का डोनेशन देना पड़ता है, तो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति तो कभी नेता नहीं बन पाएंगे। मैं किसी से ऐसे ही विचार कर रहा था, एक बार किसी से बात किया कि मैं भी चाहता हूं राजनीति में आने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर में समाज सेवा की कुछ कीड़ा है, कीटाणु है हमारे अंदर। तो मैं जब भी कोई विचार करता हूं, इवन मैं संगीत सिखाता हूं, तो संगीत में भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह के प्लान बनाता रहता हूं कि किस तरह गरीब से गरीब लोग भी म्यूजिक सीख सकें और गरीब से गरीब लोग भी म्यूजिक में आगे बढ़ सकें। तो ये कीटाणु मेरे अंदर है। कभी कहीं किसी गरीब को देखता हूं, कभी किसी को कोई परेशानी देखता हूं, तो जितना संभव हो पाता है अपने बल पर वो करने की कोशिश करता हूं। मेरी धर्मपत्नी भी इसी तरह की है, वो भी इसी तरह की सोशल ये चला रखी हैं और सोशल वर्क के लिए, और इसी तरह जब गरीबों को देखती हैं, कहीं पर किसी को मजबूर देखती हैं, तो वो अपने बल पर जो भी हो पाता है वो करना शुरू कर देती हैं। अब ऐसे लोग, अगर आप मुझसे कहेंगे नेता बनने के लिए मुझे करोड़ों रुपए का चंदा देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मैं इस जन्म में तो नेता नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं उसकी भी भर्त्सना करता हूं, मैं उसकी भी आलोचना करता हूं, मैं इस डोनेशन का और इस चंदा का, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो गुंडा लोग हैं, जो दादागिरी करके समाज में बहुत पैसा कमाया है, बहुत धन कमाया है, वो तो बहुत धन दे करके, चंदा दे करके आपसे टिकट ले लेगा, नेता बन जाएगा मोदी जी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो वाकई में समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, जैसे अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, और न कह करके भी वो नेता है, और मैं निश्चित रूप से समझता हूं अगर उनको नेता का भार दिया जाए, उनको कोई कार्य दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो निश्चित रूप से गरीबों के लिए काम करेंगे, वो अपने लिए कुछ करेंगे नहीं। आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुनते हैं जो समाज के लिए काम करें? ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं जो समाज को ऑलरेडी दरिद्र बना दिया है, जो समाज को ऑलरेडी लूट चुका है, और लूट करके वो पैसा कमाया है इलेक्शन में खड़े होने के लिए और चंदा देने के लिए, डोनेशन देने के लिए, और उतने बड़े कैंपेन को वो डील कर पाता है जिसमें करोड़ों का खर्च आता है। आप क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं नारंग जी की तरह जो साइकिल पर घूम करके अपना प्रचार प्रसार किए? जिस दिन आप केरला का एक लड़का है, नाम मैं भूल रहा हूं, बहुत तेजस्वी, आई थिंक तेजस्वी या कुछ और नाम है, मुझे ध्यान नहीं है, वो अभी आपके पार्लियामेंट में है, बहुत ही ओजपूर्ण पर्सनालिटी है वो, बहुत ही मतलब आगे बढ़ने वाला लड़का है, और बड़े ही क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति हैं वो। ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं आप निमंत्रण देते हैं? ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं बिना पैसे का उनको आप अपने पार्टी में संलग्न करते हैं और उनको जो है आप नेता बनने के लिए टिकट देते हैं? क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं? आपके भाजपा में किसी भी पार्टी से अधिक ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो समाज के नाम पर कलंक है, समाज में गुंडा तत्व है वो लोग। आपके बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो हर जगह गुंडई करते फिरते हैं। बहुत सारे ऐसे झोला छाप नेता हैं आपके जो
बाहर जाकर के दादागिरी करते हैं केवल, जो बहुत ही छोटे तबके के नेता बने हैं, भाजपा से जुड़े हैं केवल, ऐसे लोग भी बाहर जाकर के नेतागिरी करते हैं और लोगों को धमकाते हैं और अपना काम कराते हैं। क्यों? क्यों नहीं भाजपा अच्छे लोगों का एक समूह बन पाता है? बहुत सारे लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि वहां से क्या कहते हैं, अपने चाइना के बॉर्डर से जो लड़का अभी आया है नेता बन करके, बहुत अच्छा है। जो केरला से लड़का आप चुने हैं, बहुत अच्छा है। आपके पात्रा जी हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। और भी बहुत सारे लोग को मैं सुनता रहता हूं जो कि बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के हैं। ऐसे लोग अगर समाज में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग अपने पेट भरने के लिए केवल नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पेट ना भरें, आप अपना परिवार ना चलाएं, लेकिन विचार कुछ त्याग का तो रखें, समाज के लिए तो सोचें। आपके घर के बगल में गरीब जो है सो मरता रहता है, लेकिन आपके घर में 10-10 कार लगी रहती है और 10-10 नौकर काम करता रहता है। क्यों? और ये मैं सामान्य नेता की बात करता हूं, जो बहुत ही छोटे छोटे शहरों में नेता हैं, उन लोगों की बात मैं करता हूं। और उनके गुंडागर्दी की कहानी आम है वहां पर। इन लोगों पर क्यों नहीं लगाम लगाया जाता है? मोदी साहब, इन लोगों पर लगाम लगाया जाए और भाजपा को सुदृढ़ किया जाए। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि अगर भाजपा में विचारों को बहुत ही सुदृढ़ किया जाए तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि लगभग 90% से भी अधिक लोग हैं, हमारे सारे मुसलमान भाई भी, सारे लोग केवल भाजपा को पसंद करेंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे। लेकिन कुछ बातों में बड़ी मतलब बहुत ही आप ये कहने विरोधाभास है, बहुत ही विरोधाभास है। कुछ लोग गौरक्षक के नाम पर समूह बना लेते हैं, किसी को भी मार बैठते हैं, जबकि वो सही बात नहीं निकलती है। बाद में पता चलता है कि वो सही बात थी भी नहीं, और अगर सही भी बात थी तो उन्हें कौन अधिकार दे देता है कि उसे वो मार दे? क्यों नहीं उसे पुलिस के हवाले किया जाता है? क्यों ऐसे लोग जो छोटे छोटे एनजीओ की तरह काम करते हैं और वो लोग अपने हाथ में इतना पावर समझते हैं कि वो किसी को मार देते हैं? इन सब बातों पर रोक लगनी चाहिए। और मोदी साहब, आप कोशिश करें, मीडिया को देखें, यूट्यूब को देखें और बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दें और अपने विचार व्यक्त करें। उसके लिए एक छोटा गरीब व्यक्ति जब आपके मुंह से सुनेगा, आपसे वो विचार सुनेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो ये अन्याय है, तो उसे बहुत खुशी होगी। उसको जो भी कष्ट हुआ रहेगा वो सब समाप्त हो जाएगा। मोदी जी, आप एक बार अपने विचार व्यक्त करके तो देखें। इसीलिए मैं ये कहूंगा मोदी जी कि बहुत कुछ में सुधार की जरूरत है और बड़े जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। और आपके जो नेता जमीनी सतह पर हैं, जो शहर शहर में हैं, जो गांव गांव में हैं, उनमें से अधिक प्रतिशत लोग जो हैं वो गुंडा तत्व हैं। गुंडा तत्व हैं, या ये कह लें कि दादा टाइप के लोग हैं, जो अपना लोगों को बल दिखाते हैं कि मैं भाजपा का नेता हूं, और उस बल पर बहुत सारे अत्याचार भी करते हैं वो समाज में। तो ऐसे में भाजपा को कोई नहीं प्यार करेगा। भाजपा का अगर थोड़ा सा प्यार बढ़ा है आज के समय में, तो मोदी जी केवल आपके कारण बढ़ा है। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता, इवन राजनाथ जी जो कि बड़े विद्वान हैं, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, और भी बहुत सारे जो नेता हैं जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छे विद्वान और बहुत ही मतलब अक्लमंद हैं, उन लोगों से भी मैं कहूंगा कि आज जो भाजपा की स्थिति है नरेंद्र मोदी जी के कारण है और उनके कुछ बातों के कारण है। क्योंकि लोग
अपने लेवल से बात करना चाहते हैं अपने नेता से। बड़े लेवल से बात केवल नहीं होती है। मोदी जी, आप जो भाषण देते हैं उसमें आपके विचार व्यक्त होते हैं। बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं जो लोगों को अपने दिल से तार जुड़ा हुआ मिलता है, जिसके कारण वो आपको प्यार करते हैं। मुसलमान भाई भी जो आपको इतने बहुमत से जिताए, इतना सारे लोग आपको समर्थन दिए, उन लोगों को लगा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत दम है। वो मुसलमानों को भी दिल को जोड़ा। जैसे ये जो मदरसे हैं, मदरसे में केवल नमाज और इस्लामिक पढ़ाई के अलावे उन्हें कंप्यूटर से जोड़ना, डिजिटल इंडिया बनाना, पढ़ाई के लिए मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ाना, उनकी बच्चियों को भी पढ़ाई से जोड़ना, ये सब बातें दिल को छू गया। ऐसी बातें होनी चाहिए। तो मोदी जी, आप जो बोलते हैं वो आप देखें भी कि वो जमीनी सतह पर हो भी रहा है या नहीं। आप अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता से कहें कि वो समाज के लिए काम करे, अपने घर भरने के लिए नहीं। क्योंकि हर तरह के समाज में जो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो पैसा लेते हैं समाज के नाम पर, लेकिन समाज के लिए वो काम नहीं हो पाता है। उन सब चीजों के लिए आपको काम करने की जरूरत है मोदी जी। इन सब बातों पर आप ध्यान दें। जमीनी सतह पर जो है ये सब काम आगे बढ़े, लोगों तक उनको सुविधा पहुंचे, इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है मोदी जी। तभी आपका जो प्यार और आपके प्रति जो लोगों के बीच में आदर है वो बनी रहेगी, नहीं तो मिटने में देर नहीं लगता है। मैं सबसे पहले ही बोला हूं, नाम करने के लिए, लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, लेकिन केवल एक बुराई लोगों को माथे से नीचे, सर से नीचे जमीन पर गिरा देता है। आपके बहुत सारे सैक्रिफाइस, बहुत सारे त्याग लोग आपको सर पर बिठा लेते हैं, लेकिन केवल एक बुराई से वो सर से नीचे उतार देते हैं। और ये बड़ा स्वाभाविक है। आप एक समाज में, एक परिवार में भी, अगर एक भाई बंधु में भी आप देखेंगे तो प्यार बनाते 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 बनता है, लेकिन बिगड़ने के लिए केवल एक ही घटना काफी होती है और वो पूरा का पूरा घर बर्बाद कर देता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इसे बरकरार रखें और भाजपा के सभी नेता अच्छा से काम करें, यही सलाह मैं दूंगा। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इन पर नजर रखें। और मैं अपने दोस्तों से, अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से ये आग्रह करूंगा कि ये वीडियो केवल आप लाइक ना करें, केवल आप कमेंट्स ना करें, केवल आप सब्सक्राइब ना करें, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें अपने फेसबुक पर, अपने मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप के द्वारा। जितने भी लोग आपके कंसल्ट में हैं, आपके संपर्क में हैं, उन्हें भेजें ताकि ये मोदी जी के पास पहुंच सके। मैं ये मोदी जी को सुनाना चाहता हूं, सही मायने में ये आपको नहीं सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो मोदी जी के पास पहुंचे और मोदी जी एक बार पूरी तरह मेरे बातों को सुने। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 20-25 मिनट मैं भाषण दिया हूं, आप इसे एक बार सुने और कृपया इन बातों पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर दूसरे वीडियो में दूसरे विचार के साथ आपसे जागृति चैनल पर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।